एक सवाल है जो मुझे अक्सर मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत समझदार हैं, अच्छी डिग्रियां हैं उनके पास, अच्छी नौकरी भी करते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना, तो वो बहुत ही अजीब, कभी-कभी तो बिल्कुल विनाशकारी फैसले ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होशियार लोग पैसे के मामले में इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां कर बैठते हैं? आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी सारांश है, और ये किताब एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बात कहती है कि पैसे का खेल आपके दिमाग में ज्यादा खेला जाता है, कैलकुलेटर पर कम। अमीर बनना आपके आईक्यू पर उतना निर्भर नहीं करता जितना आपके व्यवहार पर करता है। हाँ, और आज का हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनकी गहराई में उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर, लालच और ये जो दूसरों से तुलना करने की भावना है, ये मानवीय भावनाएं कैसे हमारे बड़े-बड़े वित्तीय फैसलों पर कब्जा कर लेती हैं। हम ये जानेंगे कि क्यों लंबे समय में एक शांत दिमाग किसी भी फैंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा कीमती संपत्ति है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी विचार से, जो इस किताब की कह सकते हैं नींव है, कि पैसा गणित नहीं है, नहीं है। ये व्यवहार है। सारांश की पहली लाइन ही कहती है कि ज्यादातर लोग पैसे से जुड़ी गलतियां इसलिए नहीं करते कि वो गणित में कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। देखिए, हमारा दिमाग हजारों सालों में जंगल में खतरों से बचने के लिए डेवलप हुआ है, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए नहीं। जब बाजार गिरता है तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो शेर को देखकर होता था। भागो। भागो, एग्जैक्टली। इसीलिए लोग डर में आकर सबसे निचली कीमतों पर अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, और जब बाजार चढ़ा होता है तो लालच हावी हो जाता है और लोग सबसे ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक मिनट, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है? क्या सिर्फ मतलब शांत रहकर कोई भी अच्छा निवेशक बन सकता है? ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वित्तीय ज्ञान है, यानी फाइनेंस की समझ, वो इस खेल में घुसने के लिए एक एंट्री टिकट की तरह है। आपको नियम तो पता होने चाहिए, लेकिन उस टिकट के साथ मैदान में टिके रहने और अंत में जीतने के लिए जो चीज चाहिए वो है आपका व्यवहार। एक साधारण रणनीति जिसे आप सालों तक शांति से निभा सकते हैं, वो एक जीनियस रणनीति से बेहतर है जिसे आप पहली मुश्किल में ही छोड़ दें। जैसा कि सारांश में कहा गया है, जो शांत रहता है वही लंबे समय में जीतता है। तो अगर ये सब हमारे निजी व्यवहार और हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे को लेकर हर किसी का सच अलग हो सकता है। यानी जो फैसला मेरे लिए सही है वो शायद किसी और के लिए पूरी तरह गलत हो। उसके लिए तो बैंक में रखा पैसा ही सुरक्षा है। सही बात है। वहीं एक अमीर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति के लिए शायद बैंक में पैसा रखना पैसे को बर्बाद करने जैसा हो। किसी एक का जोखिम दूसरे का अवसर हो सकता है। इसलिए किसी के वित्तीय फैसले को पागलपन कहना अक्सर हमारी अपनी सीमित समझ का सबूत होता है। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, लोग लाखों की गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन उनके बैंक में इमरजेंसी के लिए कुछ हजार रुपए भी नहीं होते हैं। ये अमीर दिखने की चाहत हमें कहाँ ले जाती है? सारांश में इस पर एक बड़ी तीखी टिप्पणी है कि महंगी चीजें दौलत का नहीं बल्कि खर्च का सबूत होती हैं। और यहीं पर अमीर होने और अमीर दिखने के बीच का जमीन आसमान का फर्क समझना जरूरी है। जब हम किसी को फरारी चलाते देखते हैं तो हम ये नहीं जानते कि वो सच में अमीर है या कर्ज में डूबा हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि उसके पास अब फरारी की कीमत से कम पैसा है। मॉर्गन हाउसल के मुताबिक असली दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, जो दिखता नहीं है। हाँ, वो पैसा जो बचत और निवेश के रूप में चुपचाप बढ़ रहा है। दौलत अदृश्य होती है। ये वो आज़ादी है जो आपको भविष्य में मिलेगी। अमीर दिखना यानी ज्यादा खर्च करना दौलत बनाने का सबसे पक्का दुश्मन है। लेकिन क्या इसमें आज की छोटी छोटी खुशियों की अनदेखी करने का खतरा नहीं है? मतलब आज एक अच्छा खाना खाने की खुशी और 30 साल बाद की आज़ादी के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। लोग अक्सर बचत को कंजूसी समझ लेते हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपकी आय और आपके खर्चों के बीच का जो अंतर है, यानी आपकी बचत, वो अहंकार से आज़ादी है। ये आपको दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदने के दबाव से मुक्त करती है। ये आपको उस नौकरी को छोड़ने का विकल्प देती है जिससे आप नफरत करते हैं। ये आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी में लाचार होने से बचाती है।
तो बचत का मतलब आज की खुशी को मारना नहीं है, बल्कि भविष्य में अपने जीवन और अपने समय पर नियंत्रण हासिल करना है। और ये पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है। और शायद इस आजादी को हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका वो है जो दिखाई नहीं देता, जो बहुत धीमा है, यानी कंपाउंडिंग। सारांश इसे चुपचाप जादू कहता है। हाँ, और इस जादू को समझने का सबसे अच्छा तरीका आंकड़ों से परे जाकर सोचना है। वॉरेन बफे का उदाहरण तो सब देते हैं, लेकिन इसे और जमीनी स्तर पर समझते हैं। सोचिए, अगर कोई 20 साल का युवा हर रोज सिर्फ 100 रुपए बचाकर एक सामान्य से इंडेक्स फंड में डाल दे और उस पर सालाना 12% का औसत रिटर्न मिले, तो 60 साल की उम्र तक वो करोड़पति बन सकता है। सिर्फ 100 रुपए से? हाँ, यहाँ हैरानी की बात 100 रुपए नहीं, बल्कि वो 40 साल है। कंपाउंडिंग का असली ईंधन ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा समय है। ये एक बर्फ का गोला है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन अंत में विशाल हो जाता है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये किताब सिखाती है कि हमेशा अमीर बने रहना ज्यादा जरूरी है, और उसका रास्ता धीमा और उबाऊ ही होता है। लेकिन 40 साल तक टिके रहने की बात कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इस सफर में कई बड़े बाजार क्रैश आएंगे, जब लगेगा कि सब कुछ डूब रहा है। ऐसे में कोई कैसे टिका रह सकता है? सारांश कहता है कि जोखिम हर जगह है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। इसे स्वीकार करने का मतलब ये समझना है कि बाजार में गिरावट आना कोई जुर्माना नहीं है जो आपको किसी गलती के लिए भरना पड़ रहा है। ये लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाने की कीमत है। कीमत? हाँ, एक कीमत। जैसे फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी पड़ती है। जो निवेशक ये मान लेता है कि बाजार हर कुछ सालों में 20-30% गिरेगा ही, ये इस खेल का हिस्सा है, वो घबराता नहीं है। वो इसे एक मौके की तरह देखता है, त्रासदी की तरह नहीं। और शायद इस लंबे खेल में टिके रहने का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार का गिरना भी नहीं है, बल्कि हमारे बगल वाला है, यानी तुलना। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी मुश्किल हो गया है। कोई दोस्त विदेश में छुट्टियां मना रहा है, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, किसी का प्रमोशन हो गया। ये देखकर अपने निवेश पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। कभी नहीं। क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप 1 करोड़ कमाएंगे तो आपको कोई 10 करोड़ वाला दिखेगा। आप एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो कोई आपसे बड़ी गाड़ी ले आएगा। हाउजिल कहते हैं कि तुलना एक ऐसा चोर है जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है। इसका एकमात्र समाधान ये समझना है कि हर किसी की दौड़ अलग है, सबके लक्ष्य अलग हैं और सबकी जोखिम लेने की क्षमता अलग है। किसी और की रेस देखकर अपनी गति बदलना आपको सिर्फ भटकाएगा और थका देगा। अपनी वित्तीय दौड़ अपनी फिनिश लाइन देखकर दौड़नी चाहिए, दूसरों की नहीं। और ये फिनिश लाइन वाली बात एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाती है, जो शायद इस किताब का सबसे दार्शनिक पहलू है। इनफ, यानी कितना काफी है ये समझना। जब आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा हो, तब भी रुकने की कला। हाँ, और ये कला न होना ही कई अमीर और सफल लोगों के पतन का कारण बनता है। किताब में एक उदाहरण है रजत गुप्ता का, जो एक बेहद सम्मानित सीईओ थे। करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की ताकि वो और पैसा कमा सकें, और अंत में जेल गए। उन्होंने वो दांव पे लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, इज्जत, आजादी, परिवार। उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, और पैसा। जब आपके लक्ष्य का गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है तो आप कभी नहीं जीतते। ये जानना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये एक वित्तीय सुपर पावर है। यह आपको उस दौड़ से बाहर निकलने की ताकत देता है जिसमें बाकी सब भाग रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना है और दूसरी तरफ ये भी मानना है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। सारांश में भाग्य और जोखिम की भूमिका पर भी काफी जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, और ना ही विफलता सिर्फ आलस का। ये समझना हमें 2 बड़ी गलतियों से बचाता है। पहला, जब हम सफल होते हैं तो ये हमें घमंडी होने से रोकता है। हमें याद रहता है कि हम सही समय पर सही जगह पर पैदा हुए, इसमें हमारी किस्मत का भी हाथ था। और दूसरा, जब हम किसी को असफल होते देखते हैं तो हम उसे आसानी से जज नहीं करते। हम ये समझते हैं कि शायद उसने मेहनत की हो, लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ गया है। बिल गेट्स एक जीनियस हैं, लेकिन वो उस दौर में एक ऐसे स्कूल में गए जहां दुनिया के कुछ गिने चुने कंप्यूटर्स में से एक था। ये भाग्य था। इसे स्वीकार करना हमें ज्यादा विनम्र और ज्यादा, कह सकते हैं, एम्पैथिक बनाता है। तो
इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं है तो फिर असली दौलत है क्या? इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? किताब के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा और असली रिटर्न है अपने समय पर नियंत्रण। सच्ची दौलत ये नहीं है कि आप एक 5 सितारा होटल में खाना खा सकें, बल्कि ये है कि आप सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जिसके साथ करना चाहती हूँ और जब तक करना चाहती हूँ। वाह! ये आज़ादी, ये विकल्प, यही सच्ची दौलत है। एक बड़ी गाड़ी आपको शायद थोड़ी देर की खुशी दे, लेकिन अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना आपको स्थायी शांति और संतुष्टि देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि अमीर बनना एक बात है और शायद कई लोग बन भी जाते हैं, बिल्कुल लेकिन अमीर बने रहना वो एक पूरी तरह से अलग कला है। बिल्कुल। और ये कला ज्ञान से ज्यादा मनोविज्ञान और व्यवहार की है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल, जैसा कि सारांश के अंत में लिखा है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने पास रखना। और उसे रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है घमंड न करना और यह समझना कि चीजें गलत हो सकती हैं। शांत दिमाग, धैर्य, बचत और लंबी सोच, यही असली धन है जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएगा बल्कि अमीर बनाए रखेगा। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने का मौका आए, चाहे वो कोई निवेश हो, कोई बड़ी खरीदारी हो या नौकरी बदलने का फैसला हो, तो खुद से ये सवाल पूछना कैसा रहेगा? ये फैसला मेरे अपने लक्ष्यों और तर्क पर आधारित है या ये मेरी किसी भावना जैसे डर, लालच या किसी और से तुलना करने के दबाव पर आधारित है? शायद इसका जवाब हमें कई गलतियों से बचा ले।